ओके तो ठीक है भाई, शांत हो जाओ, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ स्मार्ट वर्क। रैंकर बनना है, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। बिना स्मार्ट वर्क के तुम फुल मार्क्स लेके नहीं आ सकते किसी भी एग्ज़ाम में। तो जो भी एग्ज़ाम के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे पहले तुमको करना है एग्ज़ाम को एनालाइज। अब एनालाइज कैसे करना है? चैप्टर्स की लिस्ट बनानी है और कौन से पार्ट में कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, इसके लिए तुम्हें 4-5 साल का एनालाइज करना पड़ेगा। 4-5 साल का एनालाइज करोगे तो तुमको अपने आप एक पैटर्न मिलेगा कि कौन से पार्ट से कौन से साल में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये चीज़ किस तरीके से करनी है, मैंने एक पेपर लिया है नीट 2024 का एनालाइज मैं करके तुमको दिखा रहा हूँ, तुमको बाकी का खुद करना है। अब देखो, हम स्टार्ट कर रहे हैं डिटेल्ड एनालिसिस चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। अब फिजिकल केमिस्ट्री में टॉपिक नंबर 1 लिया है मैंने, सम बेसिक कंसेप्ट। 2 क्वेश्चन आया हमारे पार्ट ए में और 1 क्वेश्चन आया हमारा पार्ट बी में। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की तो 2 क्वेश्चन आया पार्ट ए में, 1 क्वेश्चन आया पार्ट बी में। सॉल्यूशन की बात करता हूँ, एक क्वेश्चन। अब केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ तो 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन। यहाँ पे ये आयनिक इक्विलिब्रियम में 1 भी क्वेश्चन नहीं दिया, जबकि केमिकल इक्विलिब्रियम में 3 दिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम है नीट का। अब पीएच की कैलकुलेशन थोड़ी सी होती है टाइम टेकिंग और थोड़ी सी होती है टफ कंपैरेटिवली केमिकल इक्विलिब्रियम के, इसलिए आपका केमिकल इक्विलिब्रियम के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। लेकिन 2024 में 1 भी क्वेश्चन नहीं आया, तो 2025 में कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो पीएच की कैलकुलेशन की तैयारी आपको बहुत अच्छे से रखनी है, किस तरीके से पीएच को कैलकुलेट करना है। ये एक पैटर्न हमको मिला है जो कि 2024 से मिला है। इसी तरीके से आप पैटर्न्स देखोगे तो 2024 का पेपर तुम खुद ही लिख दोगे, यही आना चाहिए था। ओके, रेडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन सिंपल। केमिकल काइनेटिक्स से भी 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन। अब देखो यार, ये 2-1 वाला चीज़ तुम्हें बहुत बार दिखेगी, ये एक पैटर्न है। इस पैटर्न को समझना है, 2-4 साल के करोगे खुद समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिसिटी 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं। केमिकल बॉन्डिंग में पार्ट ए में आया 1 क्वेश्चन, यहाँ भी 1 क्वेश्चन। पी ब्लॉक में 2 क्वेश्चन डैश, डी एंड एफ ब्लॉक 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन। वही वाला पैटर्न 2-1 वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। जो हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके अंदर तुमको यही पैटर्न देखने को मिल रहा है। कौन से में? जब हम बात कर रहे हैं 2024 की। अब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूँ। जीओसी में 1 ही क्वेश्चन और यहाँ कुछ भी नहीं। तो बहुत सारे इडियट होंगे जो इस बात पे सोच रहे होंगे जीओसी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, देखने को 1 ही क्वेश्चन मिला तो क्या फ़ायदा, काहे का इंपॉर्टेंट। तो जीओसी नहीं आएगा तो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करोगे? ये एक तरह का नींव है जो कि सबके लिए वैलिड है। सारे कार्बोकटायन, सारे रिएक्टिव इंटरमीडिएट की जो स्टेबिलिटी होती है वो हम डिस्कस करते हैं जीओसी में। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इतनी सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे ही नहीं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सभी चैप्टर्स में यूज़ होगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन तो सिर्फ एक ही आएगा जो कि है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जो कि 2024 में भी क्या आया था, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी थी हमें। सिंपल सा लॉजिक है, रेजोनेंस लगाओ, इंडक्टिव लगाओ, हाइपर कॉन्जुगेशन, आंसर तुम्हारे सामने। अगर इसके बात करूं हाइड्रोकार्बन्स में से 3 क्वेश्चन हमारे पार्ट ए में आए, मतलब कोई भी चॉइसेस हमें नहीं दी थी, तो हो सकता है अगले साल हमको चॉइसेस दे। एल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड में 1-2, ये पहला टॉपिक ऐसा है जिसमें पार्ट बी में उसने 2 क्वेश्चंस डाले हैं इसके, और कोई भी नहीं है। तो अगली बार इसमें 2 क्वेश्चन नहीं आएंगे, 1 ही क्वेश्चन आएगा। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर की बात करूं तो 2 और डैश, कोई भी क्वेश्चन नहीं। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में 2-1, वही इनका घिसा पिटा पैटर्न। अगर अमीन्स की बात करूं तो 1 and 1। बायोमोलिक्यूल्स, देखो यार, बायोमोलिक्यूल्स बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन एक बार 4-5 साल का एनालाइज कर लो किस तरीके की वो क्वेश्चन पूछता है। तो इतनी सारी थ्योरी में से इतना सा पार्ट तुम ढूंढ लो जो कि तुमको करना है। कोई भी पूरा का पूरा टॉपिक तुमको छोड़ के नहीं जाना। अगर एनालाइज किया है तो चीज़ें आसान होगी, तुमको पता होगा कि तुमको क्या चीज़ पढ़नी है और क्या नहीं। ठीक है भाई, इसके बाद आती है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। कोई भी क्वेश्चन नहीं और इसको पढ़ने की भी इतनी कोई खास ज़रूरत होती नहीं। अगर इतने सारी चीज़ें तुम कर लोगे तो पार्ट बी में ही इसका क्वेश्चन आएगा मोस्ट प्रोबेबली, और वो तुम छोड़
सकते हो, तुम्हारे पास चॉइस है। अगर मैं इसके बाद बात करूँ नंबर ऑफ मिक्सअप, मिक्सअप का मतलब कुछ ऐसा है कि एक से ज़्यादा टॉपिक अगर वो मिक्सअप करके दे देता है तो किस तरीके से करना है। अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो पार्ट ए में एक क्वेश्चन आया था मिक्सअप, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करूँ तो पार्ट बी में आया था एक क्वेश्चन, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करूँ तो दोनों ही पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिले थे। मतलब जब मैं बात करूँगा मिक्सअप की तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा मिक्सअप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आते हैं कन्वर्जन्स में एक से ज़्यादा चैप्टर यूज़ होते हैं, रिएजेंट्स यूज़ होते हैं, सबस्ट्रेट है, प्रोडक्ट है, कहीं ना कहीं वो 2-3 चैप्टर को मिक्स करके एक कन्वर्जन सेट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ अपनी, देखो स्टेप नंबर 1 आपने सीख लिया, पूरे के पूरे पेपर को किस तरीके से एनालाइज करना है ये आपको आ गया। तो नेक्स्ट लेक्चर मेरा होने वाला है, अगर ये काम आपने कर लिया, आपका होमवर्क है कि 2020 तक के पूरे पेपर आप एनालाइज कर लो। अगर आप एनालाइज कर लेते हो तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, क्योंकि मैं नेक्स्ट स्टेप बताने वाला हूँ आपको, हाउ टू एनालाइज एनी चैप्टर बिफोर स्टडी। मतलब कि यहाँ तक की बात अगर मैं समझाऊँ आपको, यहाँ तक की बात कुछ ऐसी है, किसी चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान करनी है, उसको पूरा एनालाइज करना है अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोल्यूशन टॉपिक लिया, सोल्यूशन टॉपिक के अंदर फर्दर मैं 3 पार्ट्स डिवाइड कर सकता हूँ। फर्स्ट इज बेसिक टर्म्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सभी आ जाएंगी भाई हमारी बेसिक टर्म्स के अंदर। इसके बाद आएंगे लॉज की मैं बात करूंगा, एक आएगा रोल्स लॉ, एक आएगा हेनरी लॉ। ये दोनों लॉज और इनकी एप्लीकेशन और इनके न्यूमेरिकल्स कर लिए, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है आपका, ये वाला पार्ट भी डन। इसके बाद आएगा लास्ट पार्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और आपको ये तीनों पार्ट अगर आप कर लेते हो इस तरीके से, तो आपको, अगर आपने एनालाइज पहले से कर रखा है पूरा का पूरा पेपर 5-6 साल का, तो आप देखोगे कि कौन से वाले पार्ट में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अगले साल कौन से वाले पार्ट में से पूछने के चांसेस हैं। क्योंकि ये सारा का सारा पैटर्न एनटीए देखती है कि पिछले साल हमने कौन से वाले पार्ट में से पूछा था और इस साल हमको कौन से वाले पार्ट में से पूछना चाहिए। अगर इतनी चीज़ें आप कर लोगे तो स्मार्ट वर्क की दुनिया में यार आपका स्वागत है, आप एक स्मार्ट किड बन जाओगे, स्मार्ट स्टूडेंट बन जाओगे। अगर आप स्मार्ट वर्क सीरीज़ को ढंग से देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। मैं शॉर्ट नोट्स भी बताने वाला हूँ अपकमिंग वीडियोज़ में, किस तरीके से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते हैं कि बस आपके पेजेस ही कम ना हो, आप उसमें मिस्टेक्स भी लिखो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद ही शॉर्ट नोट्स बनाओ, उससे पहले बनाओगे तो कुछ नहीं, आप वही शॉर्ट नोट्स बस थोड़े छोटे करके लिख दोगे, उसका मतलब शॉर्ट नोट्स नहीं होता। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है उसके बाद आपको कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ आपने 1-2 पेज पढ़े और आपका पेपर तैयार हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो के लिए ध्यान रखो, मैंने आपको हिंट दे ही दिया है, तो ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सो जय हिंद। रुक रहे जाओगे किधर, जाके रिवाइज भी कर लिए।